हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज हम आपको दुनिया की 3 बड़ी खबरें पहुंचा रहे हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी आज 3 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे हैं, जहां उनका प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने वेलकम किया है। ईरान के किसी प्रेसिडेंट का चीन का दौरा 20 साल बाद हो रहा है। दोनों मुल्कों के बीच 2012 में 25 साल के लिए $400 अरब का एग्रीमेंट हुआ था। अमेरिका ईरान के रूस और चीन से बढ़ते हुए ताल्लुकात को अपने लिए खतरनाक समझता है। आज की दूसरी खबर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर जेरूसलम से है, जहां फिलिस्तीनी हमले में एक इजरायली सिक्योरिटी जवान मारा गया है। जबकि तीसरी खबर है कि इजराइल के प्रेसिडेंट बशार अल असद ने नॉर्थ सीरिया में जलजले से मुतासरीन को मदद पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के लिए 2 और बॉर्डर पोस्ट खोलने की इजाजत दी है। अब तक सीरिया पर अमेरिकी पाबंदियों की वजह से तुर्की के मुकाबले बहुत कम मदद पहुंच सकी है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज सुबह ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी 3 दिन के दौरे पर चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उनका खैर मकदम किया। प्रेस टीवी के मुताबिक इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने यानी राष्ट्रीय गान बजाए गए और दोनों प्रेसिडेंट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर का जायजा लिया। रईसी के ऑनर में 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इसके फौरन बाद ईरान और चीन के हाई रैंकिंग डेलीगेशंस की बातचीत हुई। दोनों मुल्कों के सीनियर अफसरान 20 समझौतों पर दस्तखत करेंगे। इब्राहिम रईसी के साथ हाई रैंकिंग सियासी और तिजारती डेलीगेशन भी बीजिंग पहुंचा है। प्रेस टीवी के मुताबिक तेहरान से बीजिंग के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए इब्राहिम रईसी ने कहा था कि इंटरनेशनल लेवल पर एक तरफा मोनोपोली से लड़ने के सिलसिले में ईरान और चीन का नजरिया एक जैसा है। इब्राहिम रईसी ने कहा कि चीन और ईरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के मेंबर हैं और इस मेंबरशिप से उन्हें इलाके के मुल्कों और एशिया के दूसरे मुल्कों के साथ गहरे ताल्लुकात बनाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि SCO की मेंबरशिप ने इलाकाई बुनियादी ढांचे के साथ ईरान को जोड़ने में अहम रोल अदा किया है। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा कि हमारे पास अच्छे ग्लोबल और इंटरनेशनल राब्ते हैं और चीन के साथ एक तरफावाद का मुकाबला करने और अपनी सियासी आज़ादी बनाए रखने पर एक जैसा रुख है। इन कॉमन पॉलिसियों की वजह से हम नज़दीक आए हैं और सियासी और कारोबारी मैदानों के साथ साथ इलाकाई और दुनिया की सतह पर मुख्तलिफ मामलात में चीन के साथ हमारा अच्छा कोऑपरेशन है। खास तौर से तिजारत के मैदान में ताल्लुकात को बढ़ावा देने के लिए दोनों मुल्कों के इम्कानात को नज़रअंदाज किया गया है और बदकिस्मती से हम इस सिलसिले में एक बड़ी कमी का सामना कर रहे हैं। दोनों आज़ाद मुल्कों के तौर पर अपने इलाके और दुनिया में एक जैसी पॉलिसी रखते हैं और वे अपने ताल्लुकात को और बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें चीन के ताल्लुक से अब तक मौजूद पिछड़ेपन की भरपाई करनी चाहिए। इस मकसद को हासिल करने के लिए खास तौर से तिजारत और कारोबारी लेन देन के बारे में दोनों मुल्कों की सलाहियतों को ठीक ठीक पहचानने की ज़रूरत है। हमारे तिजारत, एनर्जी, फाइनेंस और करेंसी के मैदान में चीन के साथ ताल्लुकात हैं और ये ताल्लुकात जारी रहने चाहिए। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान हमारे मिनिस्टर 20 समझौतों पर दस्तखत करेंगे। ये दौरा अगस्त 2021 में ओहदा संभालने के बाद प्रेसिडेंट रईसी का चीन का पहला दौरा है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक चीन ईरान के खास तिजारती हिस्सेदारों में से एक है। ईरान सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अप्रैल से इस साल जनवरी तक चीन ईरानी सामान का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, जिसने तकरीबन $12.5 अरब की खरीदारी की है। आपको याद दिला दूं कि मार्च 2021 में ईरान और चीन ने 25 साल के कोऑपरेशन के लिए स्ट्रेटेजिक साझेदारी के समझौते पर दस्तखत किए थे। इस समझौते के तहत चीन 25 साल में ईरान की इकोनॉमी में $400 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। मीडिया स्टार वर्ल्ड ईरान के प्रेसिडेंट के चीन के दौरे के नतीजों पर एक और तफसीली रिपोर्ट आप तक पहुंचाएगा।
آئیے اب چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کی طرف۔ اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک میں مسجد الاقصی کے شہر یروشلم میں ایک فلسطینی نوجوان کے ذریعے چاقو سے کیے گئے حملے میں ایک اسرائیلی 22 سال کے اسٹاف سارجنٹ اسیل سوائد کی موت ہو گئی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق بس میں سیکیورٹی چیکنگ کے دوران ہوئے اس حملے کے فوراً بعد ایک سول سیکیورٹی گارڈ نے فلسطینی حملہ پر گولی چلا دی، لیکن یہ گولی بھی غلطی سے اسٹاف سارجنٹ اسیل سوائد کو ہی جا کر لگی۔ پولیس اور میڈیکل سورس کے مطابق یروشلم میں گھنٹوں کے اندر دوسرے حملے میں منڈے شام کو شوافات ریفیوجی کیمپ کے انٹرنس گیٹ کے پاس ایک چوکی پر چاقو سے کیے گئے حملے میں ایک پولیس افسر کی موت ہو گئی۔ ایک پولیس اسپوکس پرسن کے مطابق بارڈر پولیس افسر اور ایک اور سویلین سیکیورٹی گارڈ ایک ریگولر چیکنگ کے دوران یروشلم جانے والے مسافروں سے پوچھ تاچھ کرنے کے لیے چیک پوائنٹ پر پہنچی ایک بس میں سوار ہوئے۔ اس وقت ایک نوجوان سسپیکٹ نے چاقو نکال لیا۔ فلسطینی نوجوان نے افسر کو چاقو مار کر زخمی کر دیا۔ سویلین سیکیورٹی گارڈ نے چھرا گھونپنے والے فلسطینی پر گولی چلا دی، لیکن غلطی سے یہ گولی بھی بارڈر پولیس افسر اسٹاف سارجنٹ اسیل سوائد کو ہی جا کر لگی۔ شوافت ریفیوجی کیمپ کے رہنے والے 13 برس کے محمد باسل فتحی جلبانی کے طور پر پہچانے جانے والے چھرا گھونپنے والے فلسطینی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ گولی لگنے سے اسے کوئی چوٹ نہیں آئی ہے۔ چھرا گھونپنے اور گولیوں سے زخمی ہونے کی وجہ سے اس افسر کو سیریس حالت میں یروشلم کے حداسہ اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ اسٹاف سارجنٹ اسیل سوائد نارتھ کے بدو گاؤں حسنیہ کے رہنے والے تھے، جو ضروری سروس پوری کرنے کے بعد فورس میں ایک نان کمیشن افسر تھے۔ اس واقعے کے بعد پولیس افسروں نے کہا ہے کہ شوافت ریفیوجی کیمپ کی طرف جانے والی چوکی کو بند کر دیا گیا ہے اور پولیس نے علاقے میں سیکیورٹی چھان بین شروع کر دی ہے۔ ریفیوجی کیمپ میں جھڑپیں ہوئی ہیں کیونکہ پولیس نے چھرا گھونپنے والے کی ماں، باپ اور بھائی کو حراست میں لیا ہے۔ پولیس کے مطابق افسروں پر پتھر پھینکے گئے اور ایک کار ان کی طرف بڑھی۔ پولیس نے کار پر گولی چلائی جس سے ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ یہ حملہ 14 برس کے فلسطینی جو کہ شوافت ریفیوجی کیمپ کا ہی رہنے والا ہے کے ذریعے یروشلم کے پرانے شہر میں ایک اسرائیلی جوان پر چاقو کے ذریعے کیے گئے حملے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ہوا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق یروشلم میں ہونے والے ان دونوں حملوں کو حماس کے ایک اسپوکس پرسن نے بہادری کا کام بتاتے ہوئے ویسٹ بینک میں 9 اسرائیلی چوکیوں کو قانونی حیثیت دینے کے اسرائیل کے فیصلے کے جواب کے طور پر خیر مقدم کیا ہے۔ حماس کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ ہمارے جوان اسرائیل کی حملہ آور اور شدت پسند سرکار کے فاسیواد سے ہمت اور وائلنس سے نپٹیں گے۔ حال کے ہفتوں میں فلسطینی حملوں سے علاقے میں خاص طور سے یروشلم میں تناؤ بڑھا ہوا ہے، جس میں 10 لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ یروشلم میں فرائیڈے کو ایک کار سے ہوئے حملے میں 6 اور 8 سال کے 2 بھائیوں سمیت 3 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ نیشنل سیکیورٹی منسٹر ایتامر بن غویر نے کہا ہے کہ انہوں نے فرائیڈے کو ہوئے حملے کے بعد پولیس کو پوربی یروشلم میں اس ہفتے شروع ہونے والے ایک بڑے آپریشن کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ دوسرے سرکاری افسروں نے کہا ہے کہ ان کے پاس ایسا کرنے کا حق نہیں ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی تیسری اہم خبر کی طرف۔ ترکی اور سیریا میں 6 فروری کو آئے زلزلے میں اب تک 37,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ان میں سے ترکی میں 31,600 سے زیادہ اور سیریا میں 5,800 لوگ مارے گئے ہیں۔ سیریا پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے وہاں غیر ملکی مدد بہت کم پہنچی ہے۔ اس سب کے بیچ یونائیٹڈ نیشن سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹریس نے کل کہا ہے کہ سیریا کے پریزیڈنٹ بشار الاسد 3 مہینے کے لیے ترکی سے 2 بارڈر پوسٹ کے ذریعے سے اپوزیشن کنٹرولڈ نارتھ ویسٹ سیریا میں یونائیٹڈ نیشنز کی مدد کی تقسیم کی اجازت دینے پر راضی ہو گئے ہیں۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق یونائیٹڈ نیشنز امداد مشن کے سربراہ مارٹن گریفٹس نے کل منڈے کو دمشق میں پریزیڈنٹ اسد کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک بیان میں انٹونیو گٹریس نے کہا کہ اسد باب السلام اور الرائے کے کراسنگ کھولنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیریا میں کم امداد پہنچنے کی وجہ بھی بشار الاسد کو ہی بتایا جا رہا ہے، جبکہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے وہاں امداد پہنچنے میں رکاوٹ کی بات کہی گئی تھی۔ رائٹرز کے مطابق ڈپلومیٹس نے بتایا ہے کہ گریفٹس نے
बंद कमरे में हुई मीटिंग के दौरान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को असद के फैसले की जानकारी दी है। असद के इस फैसले का मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस अब सीरिया के नॉर्थ वेस्ट तक पहुंचने के लिए तुर्की से कुल 3 बॉर्डर पोस्ट पार कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस के पास पहले ही बाबल हवा बॉर्डर पार करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की इजाजत है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने कहा कि 6 फरवरी को आए जलजले में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लाखों मुतासिर लोगों को मदद पहुंचाना बहुत जरूरी है। सीरिया के यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर बसाम सब्बाग ने भी कंफर्म किया है कि सीरिया 3 महीने के लिए मुल्क के अंदर या बॉर्डर पार से सभी मुमकिन रास्तों से इंसानी मदद की तकसीम को सपोर्ट करेगा। उन्होंने मीडिया को बताया कि इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीरिया और यूनाइटेड नेशंस के बीच का मामला है। आपने देखा कि अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों के यूक्रेन जंग में फंसे होने के दौर में जहां रूस मजबूती से आगे बढ़ रहा है, रूस के दोस्त चीन और ईरान और ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का चीन का दौरा काफ़ी अहम साबित होने वाला है। उधर इजराइल के कब्जे वाले इलाके में फ़िलिस्तीनियों ने यहूदियों के खिलाफ हमले तेज़ कर दिए हैं। अब फ़िलिस्तीनी ड्राइवर कारों से और उनके बच्चे चाकू से इजरायलियों पर हमले कर रहे हैं। एक तरफ इन हमलों की वजह से यहूदियों में खौफ बढ़ रहा है, साथ ही इजराइल के अंदर अदालतों को सरकार के तहत लाने की कोशिश के खिलाफ वहाँ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके नतीजे में इजराइल में बेचैनी बढ़ रही है। उधर सीरिया में जलजले से मुतासरा इलाकों में मदद पहुंचाने में जो देरी हो रही थी, अब इसके लिए बशार अल असद हुकूमत को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस पर अमेरिका का बहुत असर रहता है। अब से पहले सीरिया शिकायत कर चुका है कि अमेरिका की पाबंदियों की वजह से सीरिया में बहुत से मुल्क मदद नहीं पहुंचा पा रहे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।